गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनीश गुप्ता। तो पिछले वीडियो में मैंने जैसे कि डायबिटीज़ के मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में बताया था। तो आज मैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि प्री डायबिटीज़ या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, IGT जिसे बोलते हैं। इससे पहले कि हम मेन डिस्कशन शुरू करें, तो मैं आप सबको नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूँ। माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। और अगर आपको डायबिटीज़ है या किसी भी स्टेज पे, चाहे वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, प्री डायबिटीज़ है या ओवर डायबिटीज़ है, वो जल्दी से जल्दी आपका ठीक हो। तो इन शुभकामनाओं के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में, तो एक हम ये तो नहीं कह सकते कि प्री डायबिटीज़ एक एंटिटी है या IGT एक एंटिटी है, लेकिन ये एक प्रोग्रेसिव जो डिजीज़ फिनोमेना है। कोई भी डिजीज़ होता है एक प्रोग्रेसिव कंटिन्यूम होता है, प्रोग्रेसिव स्टेजेस होती हैं उसमें। तो प्री डायबिटीज़ एक ट्रांजिएंट फिनोमेना है, एक IGT भी या प्री डायबिटीज़ फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम टू द फुल ब्लोन डायबिटीज़। तो आपको उसके बीच में ये वार्निंग है कि अगर आप इस स्टेज में हैं तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं पूरी तरह से। तो प्री डायबिटीज़ किसे बोलेंगे? मेटाबॉलिक सिंड्रोम में मैंने बताया था कि आपका ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल हो सकते हैं। अब प्री डायबिटीज़ की स्टेज कब आती है? जब आपका फास्टिंग ग्लूकोज 100 और 125 के बीच में होता है। 126 या ऊपर को हम ओवर डायबिटीज़, फुल ब्लोन डायबिटीज़ की कैटेगरी में लेते हैं। लेकिन 100 और 125 के बीच में अगर आपका फास्टिंग ग्लूकोज है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जो है 100 और 125 के बीच में है, तो उसे प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। या फिर PP मीन्स नाश्ते के 2 घंटे बाद अगर आपका ग्लूकोज जो है लेवल 140 और 199 के बीच में है, तो उसे हम प्री डायबिटीज़ की कंडीशन में लेते हैं। 199 एंड अबव अगर रैंडम या PP आ जाता है, रैंडम तो नहीं, PP जो है अगर उससे ऊपर आता है तो हम ओवर डायबिटीज़ को करते हैं। इसके अलावा HbA1c की जो वैल्यू है, मैं पिछले उसमें बताया था कि 5.7 से नीचे जो है नॉर्मल होता है, और 5.7 से 6.4 तक, 5.7% टू 6.4% तक प्री डायबिटीज़ है, और 6.5% एंड अबव जो है वो फुल ब्लोन डायबिटीज़, ओवर डायबिटीज़ होती है। नाउ ये सब हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर के वो वीडियो देखें, मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाला। इंक्रीज्ड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी हो सकता है और रेज्ड भी हो सकता है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो रेज्ड होगा। देन आपका लिवर फंक्शन टेस्ट में जो SGOT, SGPT की वैल्यू नॉर्मल हो सकती है, हाई नॉर्मल या स्लाइटली रेज्ड हो सकती है। तो अब प्री डायबिटीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है? प्री डायबिटीज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये हमें एक मौका दे रहा है, हमारा जो डिजीज़ प्रोसेस है ये हमें एक मौका दे रहा है सुधरने का। हमारे अपने जो मेटाबॉलिक चेंजेस आ रहे हैं हमारी बॉडी में, उनको करेक्ट करने का, उनको रिवर्स करने का एक मौका है। वंस ओवर डायबिटीज़ डेवलप्स इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ से रिवर्स आना। जो ऑलरेडी चेंजेस हो चुके हैं उनको रिवर्स लाना मुश्किल हो जाता है। चलो ब्लड शुगर लेवल को तो हम रिवर्स ले आएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि सिर्फ ब्लड ग्लूकोज को कम करना डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत से चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, पूरा मेटाबॉलिज्म जो है वो डिरेंज्ड हो जाता है, चाहे वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो, फैट मेटाबॉलिज्म हो या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो। अच्छा, जो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस हैं वो प्री डायबिटीज स्टेज से डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। क्या, कौन सी? जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी के क्या सिम्टम्स होते हैं? शरीर के कई हिस्सों में दर्द रहना, पर्टिकुलरली पैरों में, टांगों में दर्द रहना, जो कि पेन किलर से आराम नहीं आएगा। देन
कई बार मेल्स में इम्पोर्टेंस हो जाती है। कई बार इम्पोर्टेंस एक ऐसा सिम्टम होता है जो मरीज को डॉक्टर के पास लेकर आता है। तो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, सब कुछ नॉर्मल मिलता है, लेकिन ये जो HbA1c है या ग्लूकोज वैल्यूज़ हैं वो प्री डायबिटिक रेंज में आ जाती हैं। और वो कहता है कि जी डायबिटीज़ तो है ही नहीं, कि वो रैंडम शुगर चेक करता है कभी या कुछ, वो सब नॉर्मल में आ जाता है, तो डायबिटीज़ तो है ही नहीं। तो HbA1c अगर आपका 5.7 और 6.4 के बीच में है तो ये जो है जहाँ कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। देन सेकेंड, डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी डेवलप होना शुरू हो जाती है राइट फ्रॉम द मेटाबॉलिक सिंड्रोम स्टेज। प्री डायबिटीज़ में कई बार सिम्प्टोमेटिक हो जाती है ये नेफ्रोपैथी, यूरिन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या कई बार नॉर्मली रहती हैं। तो हम कभी KFT कराते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है, उसमें क्रिएटिनिन भी नॉर्मल आ जाती है, सोडियम कम आ जाता है, या फिर यूरिन में एल्ब्यूमिन भी नहीं आता तो हम माइक्रो एल्ब्यूमिन करवाते हैं। तो माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया प्री डायबिटीज स्टेज में हो जाता है ज़्यादातर केसेस में। तो नेफ्रोपैथी का हम इस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपके यूरिन में प्रोटीन आए या कोई सिम्टम्स आए। देन थर्ड जो है रेटिनोपैथी बहुत स्टार्टिंग स्टेज में सिम्टोमेटिक नहीं होती है। विज़न लॉस जो है बहुत एडवांस स्टेजेस में होता है, लेकिन अगर हम फंडस चेक करवाएं, जो कि मेरा एक रूटीन है, अगर पेशेंट मेरे पास फर्स्ट टाइम आता है तो मैं उसका फंडस एग्जामिनेशन कराने के लिए ज़रूर बोलता हूँ, सो दैट बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे अगर हम उसको पकड़ लेते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी को, तो उसका मेडिसिन से ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो ये जो 3 मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं, माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस भी जो है प्री डायबिटीज स्टेज में आ जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा यंग एडल्ट्स में, या बहुत ही अभी रिसेंटली जो है काफ़ी जो बिलो 40 ईयर्स में हार्ट अटैक्स आके सडन डेथ्स हुई हैं कई, तो वो एक कारण हो सकता है प्री डायबिटिक स्टेज। क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टडीज़ हुई हैं उनमें ये पता चला है कि प्री डायबिटिक स्टेज में अ पेशेंट इज़ मोर एट रिस्क हार्ट अटैक के लिए, या सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट जिसे कि अधरंग बोलते हैं, स्ट्रोक हो जाना, पैरालिसिस हो जाना, तो वो जो है एक हाई रिस्क स्टेज है। तो प्री डायबिटीज़ एक बहुत ही ज़्यादा रिस्क फैक्टर है फॉर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़ और उसकी कॉम्प्लिकेशंस के लिए। नाउ इसमें भी 2 हम सबसेट बना सकते हैं। एक जिसका जो HbA1c है अगर 6 से नीचे है, 5.7 to 6, उसका जो रिस्क है फॉर बिकमिंग ए डायबिटिक नियर फ्यूचर में, फुल्ली डेवलप्ड डायबिटीज़ होने के जो चांसेस हैं वो फिर भी कम हैं। जबकि अगर आपका HbA1c 6 एंड अबव है तो आपके फुल ब्लोन डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बहुत जल्दी ये जो स्टेज है ये प्रोग्रेशन हो जाएगी फुल डायबिटीज़ में। तो अगेन जैसे मैं पिछले वीडियो में भी बोलता हूँ कि मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आप, अगर आपके अंदर कोई चेंजेस हैं, प्री डायबिटिक हो आप, तो आप उसका करेक्टिव एक्शन लें। बहुत आसान है। अब नाउ IGT का थोड़ा सा बताना चाहूँगा। IGT क्या है? IGT इज़ इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस क्या होता है कि आपका फास्टिंग नॉर्मल है, बाकी और कोई सिम्टम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम OGTT करते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, मतलब 75 ग्राम ग्लूकोज पानी में मिला करके पिलाने के बाद 2 घंटे के बाद कट ऑफ वैल्यू 140 से ऊपर आती है अगर, तो उसे हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं। तो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस में फास्टिंग नॉर्मल आ सकता है। तो अगर फास्टिंग शुगर या रैंडम शुगर के बेस पे आप कहेंगे कि जी डायबिटीज़ तो है ही नहीं, ना प्री डायबिटीज़ है, HbA1c भी नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बाद वहाँ पे जो है वो शो करता है, देन वी कॉल इट इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। कई बार इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस में ये देखा गया है कि वो फुल ब्लोन डायबिटीज़ में कन्वर्ट नहीं होता है। काफ़ी सालों तक, इवन बहुत एडवांस स्टेजेस तक वो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस ही रहता है। कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं डायबिटीज़ की, बट वो ओवर्ट
डायबिटीज़ जो है कभी भी डायग्नोज नहीं हो पाता, उसके क्राइटेरिया को कभी मीट ही नहीं करता है, तो हम उसे डायग्नोज करते हैं IGT, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। तो उसमें जो है मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, बहुत थोड़ी बिल्कुल बेसिक सी मेडिसिन अगर हों तो वो उससे करेक्ट हो जाता है। लेकिन अब हम जो है इसको रिवर्स करने का, इसको आगे डेवलप कैसे, इसको जो प्रोग्रेशन है उसको कैसे रोका जाए, तो वो जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइट मॉडिफिकेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका जो है अगर आप मॉडरेट चेंजेस भी लाते हैं तो ये भी जो है जो प्रोसेस है उसको स्लो कर देगा, तो इवन अप टू 60% तक स्लो कर देगा अगर आप अपने लाइफस्टाइल, सिर्फ लाइफस्टाइल में मॉडरेट चेंजेस लाते हैं। मॉडरेट एक्सरसाइज और मॉडरेट वॉक और थोड़ा सा मतलब सेडेंट्री लाइफ से थोड़ा सा ऊपर हटके थोड़ी भी एक्टिविटी आप अपनी लाइफ में अगर इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो अप टू 60% आपका जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है फॉर फुल ब्लोन डायबिटीज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स कॉम्प्लिकेशंस। सेकेंड, डाइटरी मॉडिफिकेशंस। तो डाइटरी मॉडिफिकेशंस मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, वही है एनर्जी डेंस फूड्स नहीं खाने हैं, मैदा नहीं खाना है, रिफाइंड शुगर्स नहीं खाने हैं और बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स नहीं खाने हैं। तो ये आपके डाइटरी मॉडिफिकेशंस हो जाएगा। फास्ट फूड जैसे कि आजकल बर्गर्स हो गए और ये सब जो है ये इसे थोड़ा अवॉइड करना है, अपने ट्रेडिशनल फूड्स इंट्रोड्यूस करने हैं, मोटा अनाज इंट्रोड्यूस करना है, होल ग्रेन्स यूज़ करने हैं, साबुत अनाज, वो सब जो है अपनी डाइट में इंक्रीज़ कीजिए, फ्रेश फ्रूट्स यूज़ कीजिए, फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ कीजिए। तो पैंक्रियाज पे जो इंजुरीज़ हैं उसको भी प्रिवेंट करना है। पैंक्रियाज अगर आपका हेल्दी रहेगा, वो इंसुलिन बनाता रहेगा, देन इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस करेगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बार बार मैं स्ट्रेस करता हूँ कि अपने लाइफस्टाइल को बदलिए, अपने फूड हैबिट्स को बदलिए, तो आप एक लॉन्ग लाइफ, डायबिटीज़ फ्री लाइफ आप जी सकेंगे। अगर आपको कोई भी इसमें से सिम्टम लगता है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर्स प्लाजा वेस्ट पंजाबी बाग में है, वहाँ पे मैं बैठता हूँ मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे शाम को 5 से 8। तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। नीचे टेलीफोन नंबर दिया होगा अपॉइंटमेंट्स बुक करने के लिए, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी इस नॉलेज को स्प्रेड करने में हेल्प कर सकें। थैंक यू।